Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about Mendelian genetics. Genetics से पहले जो concept है वो है heredity. Heredity is the passing of traits from parent to offspring. Traits क्या होते हैं? Characteristics, खुसूसियात. बहुत सारे traits हो सकते हैं, जैसे आपका हेयर कलर क्या है, आपके हेयर कर्ली हैं या स्ट्रेट हैं, आपकी आइज का कलर क्या है, आपकी आइज की शेप क्या है, क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है या नहीं, क्या आपको हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं या नहीं, वगैरह. ठीक है. प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सब में हेरिडिटी का प्रोसेस हो रहा होता है. ट्रेट्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं बाय जीन्स. जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल ये देखें, दिस सन हैज गॉट ब्लू आइज. ये कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट इसको कहाँ से मिला? अपने फादर से. वाइल द हेयर कलर इज ब्राउन, ये ट्रेट कहाँ से मिला? अपनी मदर से. हेयर्स की शेप और साइज किसके साथ रिजेंबल कर रही है? फादर से. हाइट किसके साथ मैच कर रही है? मदर से. ठीक है जी. आप खुद अपने आप को नोट कर लें कि आपके कौन से ट्रेट्स अपनी मदर से रिलेटेड हैं, कौन से अपने फादर से, दादा दादी, नानी, नाना नानी, मामू, खाला, फुप्पो, चचा, इसमें से किससे आपके ट्रेट्स कौन से मिल रहे हैं? ये सब वो लोग हैं जिनसे हम अपने जीन्स शेयर करते हैं. जीन्स क्या हैं? जीन्स आर बेसिकली short sequence of DNA which determine a trait. Different versions of a genes are called alleles. जीन्स एक तरह के नहीं होते, हजारों जीन्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं और हर जीन की कई शक्लें हैं, कई वर्जन्स हैं. उन वर्जन्स को कहते हैं एलील्स. आम हालात में ज्यादा कुछ जीन्स के 2 ही एलील्स होते हैं और 2 से बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं. 2 से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं मल्टीपल एलील्स. अच्छा, ये एक रिवीजन वाली डायग्राम है. अगर आपको याद हो कि हर सेल में क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर के फॉर्म में होते हैं और इस पेयर का एक मेंबर फादर की तरफ से आता है, एक मेंबर मदर की तरफ से आता है. बिफोर रेप्लिकेशन क्रोमोसोम्स एक धागा होता है जो सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है और आफ्टर रेप्लिकेशन हर क्रोमोसोम 2 धागे बन जाते हैं जो कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो एक सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं. अच्छा, ये 2 क्रोमोसोम हैं, यानी कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. हर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद हैं. जीन की जो लोकेशन है या पोजीशन है उसको कहते हैं लोकस. लोकेशन से याद रखें, लोकस. हर जीन की एक खास पोजीशन है, लोकस. यानी पहले नंबर पे लेट सपोज जीन डी ने आना है, दूसरे पे ई ने आना है, तीसरे पे एफ ने आना है, चौथे पे जी ने आना है, 5वें पे एच ने आना है. ठीक है जी. एलील्स क्या हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन. ये भी हो सकता है कि दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर एक ही तरह के एलील्स हों. अगर एक तरह के एलील्स होंगे तो वो कहलाएगा होमोजाइगस. होमोजाइगस फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक. जैसे यहाँ पे ई, एफ और जी जो हैं, इसके लिए दोनों क्रोमोसोम होमोजाइगस हैं. सॉरी, होमोजाइगस का मतलब होता है, होमो मीन्स सिमिलर, जाइगस मीन्स गेमीट्स. यानी इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एफ के लिए जब गेमीट फॉर्मेशन होगी तो जितने भी गेमीट्स बनेंगे उन सब पे कैपिटल एफ ही आएगा. सो ऑल द गेमीट्स आर गोइंग टू बी सिमिलर फॉर दिस पर्टिकुलर. और ये भी हो सकता है कि लोकस के ऊपर जो एलील्स हो वो डिफरेंट हो, तो ऐसे को कहेंगे हेट्रोजाइगस. हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जाइगस मीन्स गेमीट्स. यानी जब इन क्रोमोसोम से गेमीट फॉर्मेशन होगी तो हाफ गेमीट्स में कैपिटल एच होगा और हाफ गेमीट्स में स्मॉल एच. अब ये बात दोबारा एक रिवीजन वाली स्लाइड है. आपने मियोसिस में पढ़ा था कि पेरेंट सेल के अंदर ब्लड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है और प्रोफेज 1 में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है. जब मियोटिक 1 डिवीजन कंप्लीट होती है तो 2 सेल बन जाते हैं और मियोटिक 2 डिवीजन जब कंप्लीट होती है तो 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं. दीज 4 डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड, यानी कि पेरेंट सेल के मुकाबले में इनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. हर होमोलोगस पेयर में से एक कॉपी एक गेमीट में आती है. पेरेंट सेल में अगर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है 2 क्रोमोसोम्स के ऊपर, होमोलोगस पेयर के ऊपर, ये हेट्रोजाइगस है और हाफ गेमीट्स कैपिटल वाई के बनेंगे और हाफ गेमीट्स स्मॉल वाई के बनेंगे. कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो जेनेटिक्स के लिए आपको आनी चाहिए. 2 of them are phenotype and genotype.
फिनोटाइप कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये इस रैट का कलर वाइट है, इस ड्रोसोफिला या हाउस फ्लाई के विंग्स के ऊपर स्पॉट्स हैं, ये पी फ्लावर वाइट है, इस स्टेम की लेंथ ऐसी है वगैरह, जो भी कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड phenotype. Genetic makeup of that trait or characteristic is called genotype. ठीक है जी, phenotype वो है जो हमें नजर आ रहा है, genotype वो है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा, क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है डीएनए का खास हिस्सा और उसके नाम हम खुद रखते हैं। ये यहाँ पे हमने जितने नाम डी ई एफ वगैरह नेमिंग जो जीनोटाइप की हमने खुद की है। एक और टर्मिनोलॉजी जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड वो है डोमिनेंट और रिसेसिव। कंप्लीट डोमिनेंस अगर हो तो कुछ ट्रेट्स डोमिनेंट होते हैं और वो दूसरे ट्रेट को छुपा देते हैं, दबा लेते हैं, वो कहलाते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। जैसे ह्यूमंस के अगर अंदर डिस्कस करें तो फ्रेकल्स डोमिनेंट ट्रेट है और नो फ्रेकल्स रिसेसिव ट्रेट है। पाकिस्तान में क्योंकि फ्रेकल्स का जीन इतना कॉमन नहीं है इसलिए हमें लगता है कि नो फ्रेकल्स जो है ना वही डोमिनेंट है, लेकिन एक्चुअली फ्रेकल्स की प्रेजेंस ऑन द स्किन इज डोमिनेंट ट्रेट एंड नो फ्रेकल्स इज रिसेसिव ट्रेट। एक और ट्रेट जो कि हेयर लाइन से रिलेटेड है, इस तरह की अगर हेयर लाइन हो उनकी तरह की, तो ये कहलाती है विडोज पीक और ये वाली कहलाती है स्ट्रेट हेयर लाइन। विडोज पीक इज डोमिनेंट ट्रेट, स्ट्रेट हेयर लाइन इज रिसेसिव ट्रेट। एक और कैरेक्टरिस्टिक जो ह्यूमंस में होता है फ्री ईयरलोब, कान का ये नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे बाली पहनती हैं लड़कियां, वो अगर बिल्कुल जुड़ा हुआ ना हो हेड के रीजन के साथ उसको कहते हैं फ्री ईयरलोब, और अगर वो बिल्कुल जुड़ा हुआ हो इस तरह वो कहलाता है अटैच ईयरलोब। फ्री ईयरलोब जो ट्रेट है ये डोमिनेंट है और अटैच ईयरलोब रिसेसिव है। जेनेटिक्स के फादर कहते हैं ग्रेगर मेंडल को। Gregor Mendel was a monk, teacher, scientist, and gardener. He performed his experiments on pea plants. He observed and recorded information for 8 years on over 32,000 plants. और उन्होंने बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स डिस्कवर किए और अपनी जितनी भी डिस्कवरी थी उसको प्रेजेंट किया साइंस सोसाइटी में इन 1866। बट हिज वर्क वाज सो मच एडवांस्ड, साइंटिस्ट को समझ ही नहीं आया और सबने उसको अननोटिस, उसको माना ही नहीं सही और समझा ही नहीं और वो सारा वर्क अननोटिस्ड रह गया। ही डाइड इन 1884 और उसका सारा वर्क अननोटिस्ड रह गया। बट हिज वर्क वाज रीडिस्कवर्ड इन 1900। उसके काम के 36 इयर्स या 34 इयर्स के बाद, सॉरी 34 इयर्स के बाद सारा उसका वर्क रीडिस्कवर हुआ। 3 different groups of scientists throughout the world, they rediscovered, they performed their experiments and they reached to the similar conclusions कुछ को जो मेंडल ने किया था। And at that time he was acknowledged as father of genetics। और उसने जितनी भी स्टडीज की वो उस वक्त की जब क्रोमोसोम का नहीं पता था, जब डीएनए का नहीं पता था, जब जीन्स का नहीं पता था। उस इन सब नॉलेज इंफॉर्मेशन के बगैर ग्रेगर मेंडल was capable of reaching the करेक्ट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसका जो चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट प्लांट था वो पी प्लांट था। पी प्लांट जो है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेता है और बहुत सारे प्लांट्स एट अ टाइम जल्दी से ग्रो किए जा सकते हैं, इसलिए एक लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा आ जाता है जो कि रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। और पी प्लांट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसने स्टडी किए थे उनकी 2 इजीली डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स थी। ही चोज दीज 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। सीड शेप राउंड हो सकती है, रिंकल्ड, राउंड इज डोमिनेंट, रिंकल्ड इज रिसेसिव। सीड कलर कैन बी येलो और ग्रीन, येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव। पॉट शेप यानी फली की शक्ल कैसी है, फूली भी अगर होगी तो वो कहलाएगी इन्फ्लेटेड, और इस तरह कंस्ट्रिक्ट हुई हो तो वो कहलाएगी कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड इज रिसेसिव। पॉट कलर कैन बी ग्रीन और येलो, ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रिसेसिव। फ्लावर कलर कैन बी पर्पल एंड और वाइट, पर्पल इज डोमिनेंट, वाइट इज रिसेसिव। फ्लावर लोकेशन एक्सियल हो सकती है, एक्सियल यानी पत्तों के और शाखों के दरमियान में से फूल अगर उगे दैट इज एक्सियल, और टिप्स पे अगर उगे तो वो कहलाएगी टर्मिनल। तो एक्सियल इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज रिसेसिव। प्लांट लेंथ या हाइट या साइज जो है वो अगर लंबी हो दैट इज टॉल और अगर छोटी हो दैट इज ड्वार्फ या शॉर्ट। टॉल इज डोमिनेंट, ड्वार्फ इज रिसेसिव। उसने बेसिकली 2 तरह के क्रॉसेस किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, और उनसे अपने लॉज बनाए, डिस्कवर किए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसे क्रॉस थे जिसमें इनमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक को उसने एट अ टाइम हाइब्रिड करने के लिए स्टडी किया और यूज किया। अच्छा,
फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में जो क्रॉस दिया गया वो राउंड और रिंकल्ड का दिया गया। उसने एक्चुअली ऐसे किया था कि 2 साल उसने इस चीज के ऊपर मेहनत की कि ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के जितने भी पेरेंट्स के तौर पर उसने यूज करने थे उनको उसने बार बार खेतों में ग्रो किया और उनको चेक किया कि क्या जो राउंड को राउंड तब मानता था जब वो 3-4 जनरेशन तक हमेशा राउंड सीड दे। अगर कहीं बीच में रिंकल आ जाता था तो वो उस प्लांट के सीड्स को डिस्कार्ड कर देता था। इस तरह रिंकल को उसको रिंकल मानता था जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिंकल दे। सिमिलरली फॉर ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स 14 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि 7 पेयर्स के फॉर्म में थे उसके उसने प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज या ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज बहुत ध्यान से अलग की थी, बनाई थी और करंट जनरेशन में राउंड प्योर ब्रीडिंग को क्रॉस किया विद रिंकल्ड। अब क्रॉस वो कैसे करता था कि अगर एक खेत उसने राउंड सीड्स का ग्रो किया और दूसरा खेत रिंकल्ड का ग्रो किया है तो एक खेत को मान लेता था मेल, जिसको मेल मानता था उसके सारे फ्लावर्स को के फीमेल पार्ट्स को कट करके रिमूव कर देता था ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और जिसको फीमेल मानता था उसके सारे मेल पार्ट्स को रिमूव कर देता था। फिर जो मेल फील्ड उसने चूज किया उसमें से हर फूल में से पोलन ग्रेन्स को खुद कैमल हेयर ब्रश से ट्रांसफर करता था दूसरे खेत के स्टिग्मा के ऊपर। हनी बी का भी काम यानी खुद ही करता था और फिर इस तरह ही वॉज केपेबल ऑफ डूइंग इट एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। पी प्लांट जो है बेसिकली सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाला प्लांट है, ठीक है जी। यानी पी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो ऐसा होता है कि उसके पेटल्स पोलन प्रोड्यूसिंग एरिया को और स्टिग्मा को कवर करके रखते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन नॉर्मली इसमें नहीं होती। नॉर्मली पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होती है। सो जहां पे क्रॉस करने की जरूरत होती थी वो खुद करता था और बहुत मेहनत से करता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट दोज एक्सपेरिमेंट्स एट दैट स्केल अगेन। इतने ज्यादा प्लांट्स को उसने एक वक्त में डील किया था और जिस मेहनत से किया था। बहरहाल तो राउंड सीड्स प्लांट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को उसने क्रॉस किया रिंकल्ड से, ये पेरेंट जनरेशन थी। रिजल्ट जो जनरेशन आई उसका नाम रखा उसने F1, फर्स्ट फिलियल। फिलियल कहते हैं ऑफस्प्रिंग, यानी पहली नस्ल जो बनी उसका उसने नाम रखा F1। उसमें जितने भी सीड्स उसके पास आए वो राउंड थे। वो हैरान हो गया कि आखिर रिंकल्ड का कैरेक्टरिस्टिक कहाँ गया, वो ट्रेट कहाँ छुप गया। और उसने नेक्स्ट स्टेप पे F1 को सेल्फ पॉलिनेट करने दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने दी, F1 क्रॉस F1 किया। एज अ रिजल्ट जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसका नाम रखा F2 यानी दूसरी नस्ल, सेकेंड फिलियल जनरेशन। इसमें उसने गिने 3/4 जो थे तकरीबन वो राउंड थे और 1/4 रिंकल्ड। एग्जैक्टली जो नंबर था वो क्या था, F2 जनरेशन में उसके पास 5474 राउंड सीड्स थे, 1850 रिंकल्ड सीड्स थे। और क्योंकि उसने मैथ्स बहुत पढ़ी हुई थी इसलिए उसने फौरन उसको रेशियोज में कन्वर्ट किया। अगर इसको आप राउंड ऑफ करें 1850 तकरीबन 2000 बनता है और ये तकरीबन 6000 के करीब बनता है, तो 6:2 को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें 3:1 बनता है। सो ये ऑलमोस्ट 3:1 उसके पास आई। और ऐसा एक के साथ नहीं, ही परफॉर्म मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस विद ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स और हर दफा तकरीबन उसके पास यही नंबर आया, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपने पेपर में ये क्वेश्चन करना है तो आपने इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इस तरह लिखना है। सबसे ऊपर लिखना है पेरेंट्स, उसके सामने लिखना है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या, राउंड सीड क्रॉस रिंकल्ड सीड। अब इसके नीचे जो ये वर्ड्स लिखे हुए ये क्या है, जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, इंग्लिश के वर्ड्स को अगर यूज करें वो फिनोटाइप है, और इंग्लिश के अगर कैपिटल स्मॉल लेटर्स को यूज करें, ठीक है जी, कैपिटल R इज जीनोटाइप एंड स्मॉल r इज जीनोटाइप ऑफ रिंकल्ड सीड। उसके बाद मीट फॉर्मेशन हुई, ठीक है। ये होमोजाइगस है, ये दोनों प्लांट होमोजाइगस। प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स हमेशा होमोजाइगस होते हैं। सो जो पेरेंटल जनरेशन पेरेंटल ने यूज की थी देवर होमोजाइगस, इसलिए एक ही तरह के गेमीट्स बने। हर गेमीट में कैपिटल R का ही जीन एलील मौजूद था। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इसके 1000 गेमीट्स बने तो वो 1000 के 1000 सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक जैसे नहीं। इसका मतलब ये कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सीड शेप के लिहाज से ये होमोजाइगस है, ठीक है जी। राउंड सीड प्लांट्स ने एक ही तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस किए कैपिटल R कंटेनिंग, रिंकल्ड सीड्स ने एक ही तरह के सीड गेमीट्स प्रोड्यूस किए स्मॉल r कंटेनिंग। जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज हुए तो F1 जनरेशन में पहले क्या लिखा है, फिनोटाइप, ऑल राउंड सीड्स, दिस इज फिनोटाइप। उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल R स्मॉल r। अब इस स्टेप पे अगर देखें
तो नेक्स्ट उसने क्या किया, F1 के बाद उन सीड्स को ग्रो किया और उनको आपस में ही खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन करने दी। F1 क्रॉस F1, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर। हर प्लांट जो इस वक्त मौजूद है हेट्रोजाइगस है, उसमें दो तरह के एलील्स मौजूद हैं, तो ये इसके दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब ये जो हैं ये आपस में जब क्रॉस करेंगे तो इसमें फर्दर कॉम्बिनेशन आएगी। क्या कॉम्बिनेशन आएगी, कैपिटल आर, अब यहाँ पे अगर F2 जनरेशन इस तरह जो एक बॉक्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड पनेट स्क्वायर। पनेट एक साइंटिस्ट था, एक्चुअली इंग्लिश मैथमेटिशियन, जो कि चेकर बॉक्स वाले मेथड के जरिए गैमीट्स के कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को निकालने में हेल्पफुल था पनेट स्क्वायर। यानी इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, इधर से जो आएंगे, ठीक है, कैपिटल आर और इधर से आएगा कैपिटल आर। इस बॉक्स में क्या आएगा, कैपिटल आर की जीनोटाइपिक रेशियो ये। इस बॉक्स में क्या आएगा, इधर से देखें, इधर से आएगा स्मॉल आर, इधर से आएगा कैपिटल आर। हमेशा लिखते हुए कैपिटल लेटर को पहले लिखते हैं, स्मॉल को बाद में। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगी, 1:2:1, ठीक है जी। ये बात यहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्क्राइब हुई है। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइप्स तीन तरह के बन रहे हैं। कैपिटल आर की रेशियो है 1, कैपिटल आर स्मॉल आर की रेशियो है 2, स्मॉल आर की रेशियो है 1। और फिनोटाइप्स कितनी तरह के बन रहे हैं, दो तरह के, राउंड एंड रिंकल्ड। इनकी रेशियो क्या है, 3 राउंड एंड 1 रिंकल्ड। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जिसके जरिए मेंडल ने अपना एक लॉ बनाया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। अच्छा, पेरेंट्स जो हैं, एक और क्रॉस मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस की एग्जांपल यहाँ पे शो की है। एक और एग्जांपल क्या हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी हमने पिछला लिखा है, ये भी एक मेथड है जिसके जरिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये पेरेंट्स क्या है, प्योर येलो एंड प्योर ग्रीन। ये प्योर येलो इज फिनोटाइप, कैपिटल Y इज जीनोटाइप, प्योर ग्रीन इज फिनोटाइप, स्मॉल y इज जीनोटाइप। अब ये होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए एक ही तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल Y कंटेनिंग, और ये प्रोड्यूस करेंगे स्मॉल y कंटेनिंग। जब ये आपस में फर्टिलाइज होंगे क्रॉस की वजह से, F1 जनरेशन जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल Y स्मॉल y। इसको कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, दो चीजें जब मिल जाएं, दो या दो से ज्यादा चीजें, उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड। एक्चुअली जब दो चीजें मिल रही हो वो मोनोहाइब्रिड है। तो ये मोनोहाइब्रिड येलो सीड्स बनेंगे F1 जनरेशन में। नेक्स्ट स्टेप पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स की जाएगी। कैपिटल Y स्मॉल y इज क्रॉस्ड विद कैपिटल Y स्मॉल y। ये जो गैमीट फॉर्म करेंगे दो तरह के, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस हैं, कैपिटल Y एंड स्मॉल y, और इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इस तरह से भी किए जा सकते हैं। इसके नतीजे में जो कॉम्बिनेशन आई वो कैपिटल Y 25%, यानी प्योर येलो, कैपिटल Y स्मॉल y हाइब्रिड येलो जो कि 50% है इस पूरे का, और स्मॉल y दैट इज प्योर ग्रीन विच इज 25%, यानी 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो है, और ये 3 येलो हैं और 1 ग्रीन है, सो 3:1 इसकी जीनोटिपिक रेशियो है। अच्छा, इसके बाद उसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स क्या किए, डायहाइब्रिड क्रॉस के। डायहाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या किया, येलो राउंड सीड्स लिए, उनको क्रॉस किया ग्रीन रिंकल्ड सीड्स से। एज अ रिजल्ट F1 जनरेशन में सारे के सारे सीड्स राउंड येलो आए। और फिर जब उसने इन F1 जनरेशन को F1 क्रॉस F1 होने दिया सेल्फ पॉलिनेशन, तो अगली जनरेशन में ये कौन सी जनरेशन है, पेरेंट, ये कौन सी जनरेशन है F1, ये कौन सी जनरेशन है F2 जनरेशन में उसके पास 4 तरह की वैरायटीज आई, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। उसके नंबर क्या थे उसके एक्सपेरिमेंट में, 315 राउंड येलो, 101 रिंकल्ड येलो, 108 रिंकल्ड राउंड ग्रीन, 32 रिंकल्ड ग्रीन। इसकी अगर रेशो निकालें तो ये 9:3:3:1 बनता है। ठीक है जी। इस क्रॉस को आपने पेपर में किस तरह लिखना है, ये फिनोटाइप है राउंड येलो, इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं राउंड येलो, ठीक है जी। और इसके साथ कैपिटल Y कैपिटल R, ये क्या चीज है, ये इसका जीनोटाइप। पेरेंट जनरेशन का जीनोटाइप है प्योर ब्रीडिंग या होमोजाइगस, कैपिटल Y कैपिटल R इज क्रॉस्ड विद
रिंकल ग्रीन सीड स्मॉल वाई स्मॉल आर ये इसका जीनोटाइप है। एक ही तरह के गेमीट्स बनाने की सलाहियत रखते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। राउंड येलो की सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट बनाएंगे। गेमीट्स विच कंटेन कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। रिंकल ग्रीन के सीड्स जो गेमीट्स बनाएंगे वो होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन के जरिए F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी। F1 जनरेशन के सारे सीड्स थे राउंड येलो और इनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट स्टेप पे F1 क्रॉस F1 अगर किया जाएगा तो ये ऑर्गेनिज्म मीट फॉर्मेशन करेंगे। ये 4 तरह के गेमीट्स बनेंगे, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म F1 ये बनाएगा 4 और दूसरा F1 बनाएगा ये 4, ठीक है जी। अब इसको ये जो गेमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है ज्यादातर स्टूडेंट्स इस स्टेप पे गड़बड़ करते हैं, ठीक है जी। इसमें सही आसान तरीका क्या है कि गलती ना हो कि आपने जो पेरेंट्स के गेमीट्स लिखे हैं ना वो पहले और आखिरी नंबर पे लिख दें। सबसे पहले वाले पे वाई आर कैपिटल वाला और आखिरी वाले पे स्मॉल वाई स्मॉल आर। जो 2 गोले खाली रह जाएंगे 4 तरह के गेमीट्स बनने, ठीक है जी। डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स 4 तरह के गेमीट्स बनाते हैं, जिसमें से 2 गेमीट्स पेरेंट जनरेशन के गेमीट्स जैसे होते हैं और 2 नए तरह के होते हैं। वो 2 जो पेरेंट की तरह के हैं वो आपने पहले और आखिरी नंबर पे लिख दिए और उसके बाद जो पॉसिबल हो सकते हैं वो यहाँ लिखिए। हर गेमीट में आपने एक वाई जरूर लिखना है, एक आर जरूर लिखना है। यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है, यहाँ पे वाई स्मॉल आर है। अब क्या पॉसिबल रह गया, कैपिटल वाई स्मॉल आर और यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर। एक डायरेक्शन में ये लिख लेंगे पनेट स्क्वायर के, दूसरी डायरेक्शन में ये लिख लेंगे। जितने नंबर ऑफ गेमीट्स होते हैं उसी के लिहाज से रोज और कॉलम्स बनते हैं पनेट स्क्वायर में। और इसमें जो जीन्स आएंगे वो किधर से आएंगे, इधर से और इधर से। पहले दोनों वाई लिखने फिर दोनों आर लिखने और लिखते हुए ये ध्यान करना है कि कैपिटल लेटर पहले लिखना है और स्मॉल लेटर बाद में। इस तरह जब ये सारे बॉक्सेस आप फिल कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 9 ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो येलो राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 ऐसे हैं जो कि ग्रीन राउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 ऐसे हैं जो कि रिंकल ग्रीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी येलो रिंकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और 1/16 ऐसे हैं जो कि रिंकल ग्रीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 9:3:3:1 जो रिजल्ट है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दफा देख के करें और फिर 2-3 दफा बुक बंद करके करें, कॉपी नए पेज के ऊपर या बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करें तो ये पनेट स्क्वायर में सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ठीक लिखने आपको आ जाएंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए बेहतर है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब मेंडल ने जो है बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स दिए थे, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और एक लॉ ऑफ डोमिनेंस। आपकी बुक में इन्हीं 2 को लॉ के तौर पे लिया गया है, लेकिन ये बात टॉपिक के बीच में डिस्क्राइब हुई है इसलिए हम यहाँ एक दफा डिस्कस कर लेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अगर सिंपली लफ्जों में कहा जाए तो 2 एलील्स फॉर ईच जीन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। जब भी गेमीट्स बनेंगे तो एलील सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और हर गेमीट में अलग अलग आएंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर जीन, कि हर जीन अलग अलग अपनी चाह रहा है नेक्स्ट गेमीट में, ठीक है जी। और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि 2 डिफरेंट एलील्स जब प्रेजेंट होते हैं तो जो डोमिनेंट है सिर्फ वही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आपकी बुक में जो मेंडल्स के लॉज की स्टेटमेंट लिखी हुई है, सॉरी टू से, लेकिन ये आपको याद करनी पड़ेगी। वैसे तो ये बात भी ठीक है, ये समझ लें इससे और फिर उसके बाद याद ये कर लें। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, during gamete formation the genes alleles of each pair segregate from each other and each gamete receives only one gene from the pair। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, the alleles of a gene pair segregate independently from the alleles of other gene pair, ठीक है जी। So that's all for today।